सो सभी को सुप्रभात और गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग आपका स्वागत है बीएससी इंस्टीट्यूट में। और सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो यूनिट 1 का सब यूनिट जो हमने कल स्टार्ट की थी, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ के बारे में। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ में भी हम लोग एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन नॉलेज के बारे में, एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन के बारे में पढ़ रहे थे, प्राचीन ज्ञान परंपरा के बारे में पढ़ रहे थे। वो चीज़ें हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने मैथमेटिक्स के उसमें फॉर्म में पढ़ा था, जैसे कि हमने आर्यभट्ट को कंप्लीट किया और बौद्ध ज्ञान को कंप्लीट किया। इसके बाद हमारे तीसरे मैथमेटिशियंस कौन है? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त की भी हम लोगों ने थोड़ी सी बात उसमें थोड़ा सा समझा था। अब यहाँ पे हम उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली चीज कि जो ब्रह्मगुप्त थे वो कौन सी शताब्दी के मैथमेटिशियन थे? 7th सेंचुरी या 7वीं शताब्दी के। ठीक है, गणित को दूसरों के कहीं अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बेसिक उन्होंने क्या करा था? मैथमेटिक्स में और अच्छी खोज की थी और मैथमेटिक्स को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। ठीक है, उन्होंने ब्रह्मस्पुत सिद्धांतिका लिखी थी, ये चीज हमने पढ़ी थी। ब्रह्मस्पुत सिद्धांतिका क्या है? उनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, जो कि उन्होंने लिखी थी। ठीक है, और उस पुस्तक में उन्होंने किसके बारे में बताया था? उसमें उन्होंने गुणान के बारे में बताया था या मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं ना, अभी हम एक डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरीके से हम लोग आज मल्टीप्लाई करते हैं ना, प्लेसेस को रखकर, वही सेम टू सेम फॉर्मूला वो भी उस टाइम पे यूज करते थे। ठीक है, तो गुणान को अपनी विधियों में उन्होंने स्थानीय मान का उपयोग लगभग उसी प्रकार किया जिस प्रकार आज किया जाता है। जैसे कि अगर कोई भी नंबर ले लो, 21 इंटू 32 ले लिया, और अगर इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले फर्स्ट डिजिट का नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आएगा? 2 और 4। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, एक डिजिट को छोड़ते हैं, तो वही सेम टू सेम जो भी आज के टाइम पे हम लोग जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्लेसेस को रखकर, सेम टू सेम तरीका वो पहले भी यूज करते थे। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया? तो ब्रह्मगुप्त ने किसके बारे में, उन्होंने अपनी बुक में किसका सिद्धांत दिया था? गुणान का मल्टीप्लिकेशन का। किस तरीके से दिया था? जिस तरीके से आज हम लोग यूज करते हैं, उनकी किताब में सेम टू सेम वैसा का वैसे ही हमको तरीका देखने को मिला था। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया? ठीक है, उन्होंने गणित में बोल सकते हो संख्या और शून्य को आप बोल सकते हो कि उन्होंने किसके बारे में बताया था? जैसे ही उन्होंने इस मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कवरी की, और साथ में उन्होंने नेगेटिव नंबर्स के बारे में भी क्या करा था? उनकी फाइंडिंग की थी, उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। पहले सबसे पहली चीज की आर्यभट्ट ने जीरो के बारे में बताया। ठीक है, जीरो के इस तरफ उन्होंने जो भी स्केल बनाई, यहां पे सारी की सारी चीजें कैसी चल रही थी? पॉजिटिव फॉर्म में। जब जीरो के इस तरफ सारी चीजें पॉजिटिव फॉर्म में चल रही है, तो एक और लाइन जो कि लेफ्ट साइड में हम लोग बना सकते हो, वहां पे किस फॉर्म में चलेगी? नेगेटिव की फॉर्म में। तो ब्रह्मगुप्त ने पहली चीज तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया, और दूसरा सिद्धांत किस फॉर्म में दिया? नेगेटिव नंबर्स की फॉर्म में, नेगेटिव इंटीजर्स की फॉर्म में। ठीक है, उनकी किताब में उसकी इंट्रोडक्शन दिए गए कि कैसे हम लोग नेगेटिव नंबर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स एंड द जीरो इन द मैथमेटिक्स। ये चीज क्लियर हो गई। पॉजिटिव नंबर्स हम लोगों को पहले से पता थे, यूरोपियंस को भी पता थे। कहां से लेके कहां तक? 1 से लेके 9 तक। जीरो की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की। इसके बाद इन्होंने, जो ब्रह्मगुप्त हैं, उन्होंने मैथमेटिक्स में और डिस्कवरी करना स्टार्ट किया और इंट्रोडक्शन किया। किसका इंट्रोडक्शन किया? नेगेटिव नंबर्स का। ये चीज क्लियर हुई, समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट मैथमेटिशियन कौन है हमारे? अब यहां पे हमारे समझने की मेन चीज ये है कि हमने 2 भास्कर के बारे में पढ़ा था। एक भास्कर प्रथम थे और भास्कर द्वितीय थे। तो जो हमारे भास्कर द्वितीय है, उनको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? भास्कराचार्य। इसके ठीक है, कोई आपसे बोले भास्कराचार्य, अगर उधर आपका लिखा आया है तो ये मैथमेटिशियन का नाम भास्कराचार्य है, तो मतलब ये भास्कर हम द्वितीय की बात कर रहे हैं। दोनों चीजें आपको मिल सकती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि अगर भास्कर द्वितीय के बारे में पढ़ रहे तो भास्कर 1 ने क्या करा था, प्रथम ने क्या किया था? कल हमने पढ़ा था। ठीक है, आर्यभट्ट ने बेसिकली बता दिया था कि शून्य को एक तरीके से, रिक्त स्थान को हम लोग वृत्त से भर सकते हैं। वो कैसा दिखना चाहिए? शून्य की आकार में, मतलब ऐसा दिखना चाहिए। पर उसका चित्रण किसने किया था? ठीक है,
ये चीज समझ में आ गई। चित्रण किसकी बुक में हमको किसके द्वारा देखने को मिला था? भास्करा प्रथम के थ्रू। पर हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ठीक है, द्वितीय के बारे में। और द्वितीय को हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं? ये चीज क्लियर हो गई। अब भास्कराचार्य ने क्या बताया? भास्कराचार्य वॉज अ फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोलॉजर। क्या थे? एक बड़े गणितज्ञ थे और ज्योतिषी भी थे। ठीक है, और ऑफ द 12th सेंचुरी। ये चीज याद रखना, आपको सेंचुरीज याद रखनी है। अगर आप पहली चीज कि इन सेंचुरीज के बेसिस पे आप लोग चलोगे तो जल्दी से कनेक्ट कर पाओगे कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। ये चीज याद रखना। अभी हम लोग 7th सेंचुरी की बात कर रहे। और देखो, अगर टाइमलाइन समझने की कोशिश करोगे तो आर्यभट्ट ने वो बोल सकते हैं आर्यभट्ट ने जीरो की खोज कौन से सेंचुरी में कर दी थी? 6th सेंचुरी में। जब 6th सेंचुरी में जीरो का कॉन्सेप्ट आ गया तो नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट उसके बाद ही आएगा। तो 7th सेंचुरी में किसने उसके बारे में डिस्कवरी की? ब्रह्मगुप्त ने। ये चीज क्लियर हुई। तो टाइमलाइन जरूर आपके दिमाग में क्लियर रखना, क्योंकि टाइमलाइन से ही ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि किसने पहले डिस्कवरी की। वरना आप सोचो कि नेगेटिव नंबर्स की खोज पहले ही हो गई। ऐसा नहीं है। नेगेटिव नंबर्स की खोज जब होगी जब जीरो का कॉन्सेप्ट आएगा। और जीरो का कॉन्सेप्ट, शून्य की खोज किस सेंचुरी में हुई थी? 6th सेंचुरी में हुई थी। ये चीज क्लियर हो गई। टाइमलाइन हमको समझ के चलना है। इसके बाद ही, क्योंकि एक बोल सकते हो कि एक डिस्कवरी के बाद ही उस चीज को आगे फॉरवर्ड करके लेके जाया जाता है। ठीक है, सारी फील्ड्स में आप लोग देखोगे। तो भास्कराचार्य की हम लोग बात करें तो भास्कराचार्य कौन से सेंचुरी के मैथमेटिशियन थे? 12th सेंचुरी के। और वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे? बीजापुर, कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटक के एक वो बोल सकते हो कि एक शहर है, शहर का नाम क्या है? बीजापुर। ये चीज क्लियर हो गई। अब ही इज फेमस फॉर हिज बुक सिद्धांत शिरोमणि। अब भास्कराचार्य की अगर बोलो कि उनकी किताब का नाम क्या था? ठीक है, ये चीज हमको याद रखनी है कि भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय की कौन किताब का नाम क्या है? तो सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, उसमें भी बोल सकते हो कि कितने भाग थे? उसमें 4 भाग थे। ठीक है, और चारों भागों में अलग अलग तरीके की चीजें बताई गई थी। ठीक है, पहला भाग क्या था? ठीक है, लीलावती बोलते, लीलावती नहीं है वो, लीलावती है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? जिसमें लीलावती में हमने देखा था कि किसके बारे में बताया था? अर्थमेटिक के बारे में बताया था कि नॉर्मली अंक गणित किस तरीके से उसमें काम करते। ठीक है, दूसरा बीज गणित के बारे में बताया था। बीज गणित मतलब अलजेब्रा की जो एक्स एंड वाई की फॉर्म में हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, तीसरे में उन्होंने बताया था स्पेयर के बारे में। ठीक है, स्पेयर हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, उसके बारे में उन्होंने उसका चित्रण किया था। और तीसरा ग्रह, जो भी हमारे ग्रह हैं उनकी मैथ्स के बारे में बताया था कि ग्रह कैसे हैं। ठीक है, कितने ग्रह हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो लगभग उनको थोड़ी बहुत उसकी नॉलेज थी। ठीक है, अपनी किताब बोल सकते हो कि सिद्धांत शिरोमणि में उन्होंने 4 भाग बनाए और चारों भागों में उन्होंने 3 भाग में मैथमेटिक्स को समझाया और एक भाग में उन्होंने क्या समझाया? प्लैनेट्स के बारे में बता दिया। ठीक है, उसमें भी मैथ्स थी क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन की थी लगभग। ये चीज समझ में आ गई? ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, इसके बाद जेम्स टेलर नाम के एक कौन थे? फॉरेनर थे, या बोल सकते हो कि उन्होंने क्या किया था? ट्रांसलेटेड द लीलावती एंड ब्रॉट दिस ग्रेट वर्क टू द वर्ल्ड। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भास्कराचार्य की किताब का नाम क्या है? सिद्धांत शिरोमणि, उसका ट्रांसलेशन किस यूरोपियन ने किया था या किस फॉरेनर ने किया था? ये चीज क्लियर हो गई, एक क्वेश्चन बन गया हमारा। ठीक है, और जब जेम्स टेलर ने उसको इंग्लिश में लिखा, जब उन्होंने उसको ट्रांसलेट करा, इसके बाद बाकी की वर्ल्ड को इसके बारे में पता चला। किस किस के बारे में पता चला? जो चीजें उन्होंने बताई थी। ठीक है, उनको किसके बारे में पता चला? अर्थमेटिक के बारे में पता चला। ठीक है, जैसे फिर इसके बाद हम बोल सकते हैं कि बीज गणित के बारे में भी पता चला। ठीक है, गोल ध्यान के बारे में पता चला, स्पेयर के बारे में पता चला। ठीक है, कि हम लोगों को सबको पता था कि एक सर्किल होता है, पर सर्किल और स्पेयर अलग अलग होता है। ये चीज उन्होंने डिस्क्राइब की थी। और चौथी चीज और क्या बताया था? ग्रहों के गणित के बारे में बताया था कि ग्रह कितनी एक दूसरे से कितनी दूर है। ये चीज क्लियर हो गई? समझ में आ गया सबको? ही वॉज द हेड ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट उज्जैन। तो उज्जैन क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट? उज्जैन में क्या थी? या बोल सकते हैं कि खगोल शास्त्र की एक तरीके से बोल सकते हो कि खगोल की वेधशाला थी। वेधशाला मतलब कि जहां पे ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब
मतलब वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट है तो इंस्ट्रूमेंट्स को देख के आप लोग क्या कर सकते हो, बेसिकली उसके बारे में हम लोग पढ़ सकते। तो वो एक तरीके की ऑब्जर्वेटरी थी, कहां पर थी, उज्जैन में थी। ठीक है, उस ऑब्जर्वेटरी के हेड कौन थे, हमारे भास्कराचार्य। ठीक है, और उनसे पहले भी एक और मैथमेटिशियन थे जो कि उज्जैन की ऑब्जर्वेटरी के हेड रहे हैं, वो कौन थे, ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। इसके बाद his major works on astronomy is contained in सिद्धांत शिरोमणि एंड करण कुहाल। ठीक है, कुताल, करण कुताल एक तरीके के क्या है, उनकी एक बोल सकते हो कि बुक का ही नाम है, पर वो एक तरीके से उन्होंने उसके बारे में ज्यादा बताया नहीं था, तो इस चीज के बारे में हमको बहुत ज्यादा कम डिटेल है, पर बोल सकते हो कि उनकी एक किताब है ये। ठीक है, in which he compiled data on planetary position, conjunction and the eclipse। ठीक है, उन सब दोनों अगर बोलोगे तो आपकी करण कुठाल में किसके बारे में बताया, प्लैनेट्स की पोजीशन के बारे में बताया, कि प्लैनेट जैसे हमने बताया कि प्लैनेट्स की पोजीशन के बारे में बता दिया, और लगभग कुछ ग्रहण के बारे में भी उन्होंने उसको डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, कंजक्शन समझते हो, ये बोल सकते हैं कि संयोजन क्या होता है, पर प्लैनेट्स की मतलब प्लैनेटरी फॉर्म में देखे अगर यूनिवर्स की बात करूं मैं एस्ट्रोनॉमी में, तो इसका मतलब क्या होगा, संयोजन का मतलब, संयोजन का यहाँ पे मतलब है कि कभी भी बोल सकते हो कि कोई दो प्लैनेट्स के बीच की जो दूरी है वो अगर कम हो जाती है तो उस चीज को हम लोग संयोजन बोलते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने उसका भी डिस्क्राइब कर दिया था कि बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे प्लैनेट्स उनकी जो दूरी है वो कम हो जाती है, जैसे कि सन और मून पास में आ जाते हैं ग्रहण के टाइप पे हम लोगों ने देखा है ना आपके बीच में कि बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो सारे के सारे जो मेथड्स हैं वो सारी की सारी चीजें उन्होंने अपनी बुकों में एक्सप्लेन करके रखी थी। ये चीज समझ में आ गई। पर अगर फेमस बुक की बात करोगे तो उनकी फेमस बुक कौन सी है, ठीक है, पर हो सकता है कि इसके बारे में भी आपसे पूछ लिया जाए। तो करण कुतूहल आपको पता होना चाहिए कि करण कुतूहल किससे रिलेटेड है, भास्कराचार्य से, और किस विषय से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी याद रखना कि एस्ट्रोनॉमी से कनेक्टेड है या मैथमेटिक्स से कनेक्टेड है, वो दोनों चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। ये चीज क्लियर है, समझ में आ गया। His work in mathematics is mainly compiled in two books। ठीक है, लीलावती और बीजगणित, और मतलब कि उनकी जो मेन सेक्शंस जो हैं वो दो सेक्शंस हैं। ठीक है, जिसमें एक सेक्शन क्या है, लीलावती, और दूसरा क्या है, लीलावती में किसके बारे में बताया गया था, अंक गणित के बारे में, अर्थमेटिक के बारे में बताया गया था, और दूसरी चीज बीज गणित के बारे में बताया गया था। ये चीज कल समझ में आ गई, एलजेब्रा के बारे में बताया होगा। तो इनकी ये दो मेन फाइंडिंग्स थी। ठीक है, और लोगों को इन फाइंडिंग्स के बारे में कब पता चला, जब जेम्स टेलर ने उसको ट्रांसलेट किया। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। और फिर उनकी अगर मृत्यु की बात करो तो उनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, उज्जैन में हुई थी, और कब हुई थी, ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आया। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये चीज क्लियर हुई, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, बौद्ध ज्ञान, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, आपकी ये चीज समझ में आई, ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हमारे कौन है, महावीराचार्य। अगर जैन साहित्य की बात करोगे तो जैन साहित्य हमारे यहाँ मतलब कि उसका सबूत की बात करोगे तो वो एग्जिस्टेंस में कौन से बीसी में था, या आपकी कौन सी सेंचुरी में था, तो 5th सेंचुरी में, और मतलब 5th बीसी से 100 बीसी के बीच में था। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोगों को क्या बताना है कि डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैथमेटिक्स इज फाउंड इन द जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर मतलब हमने पढ़ा था कल, संख्यान की बात की थी मैंने, आगम सूत्र की बात की थी, तो ये क्या है, जैन साहित्य के एक तरीके से बोलते हैं लिटरेचर्स हैं। ठीक है, उन लिटरेचर्स में हमको किसका सबूत मिलता है, मैथ्स का सबूत, मतलब मैथ्स के एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसमें हमने देखे कि अंक गणित का भी बहुत सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन करके रखी है, ये सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन है। अब और हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि उस साहित्य में और क्या क्या चीजें डिस्क्राइब्ड है। ये चीज क्लियर हो गई। जैन गुरुज न्यू हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, बोल सकते हो कि पहले समझ लेते हैं कि हम लोग कौन कौन सी चीजों को उन्होंने सॉल्व करा था। तो उन्होंने भिन्न, बीज गणितीय समीकरण, श्रृंखला, सेट, सद्यांत, लघु गणक, और वो
हाँ, गणित को भी बहुत अच्छे से समझाया था। बेसिकली अगर आप देखो तो उन्होंने किस चीज के बारे में समझाया, फ्रैक्शंस के बारे में समझाया, ठीक है, एल्जेब्रिक इक्वेशंस के बारे में समझाया, ठीक है। तीसरी चीज फिर सीरीज के बारे में बताया, फिर सेट थ्योरीज के बारे में बताया, फिर लॉग जो हम लोग आज के टाइम पे यूज करते हैं वो लॉग के बारे में बताया, और एक्सपोनेंट्स के बारे में भी उन्होंने उस टाइम पे डिस्क्राइब कर दिया था अपने किसमें, जैन साहित्य में। तो जैन गुरुज बोल सकते हो कि अपनी लिटरेचर में ये सारी की सारी चीजों को इंक्लूड करके रखा था उन्होंने। मैथ्स की कौन कौन सी एप्लीकेशंस उस टाइम पे यूज हुई थी तो ये हमको पता होना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। कौन कौन सी एप्लीकेशंस थी? सबसे पहली चीज फ्रैक्शन, दूसरी एल्जेब्रिक आपकी इक्वेशंस हैं, सीरीज के बारे में उन्होंने बताया, सेट थ्योरीज हमने इस चीज के बारे में उन्होंने बता दिया था, और लॉग के बारे में और एक्सपोनेंट्स के बारे में। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट चीज क्या है? गुरु महावीराचार्य वॉज अ कलेक्शन, wrote the collection of Ganit Sara in 1815 AD, which is a first textbook on arithmetic in the present form। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थमेटिक अंक गणित की सबसे पहली किताब कौन सी है? गणित सार, ठीक है, जो कि किस सेंचुरी में हम लोगों को देखने को मिली थी? 850 AD में। ये चीज समझ में आ गई। ये किस साहित्य में हमको, किस धर्म के साहित्य में देखने को मिली थी? जैन साहित्य में, ठीक है। The present method of solving the LCM of given number was described by him। इस किताब में अगर बेसिकली पूछे यहां से क्वेश्चन बने तो गणित सार में किस चीज के बारे में डिस्क्राइब था? तो किस चीज के बारे में डिस्क्राइब था? एलसीएम के बारे में, ठीक है। एलसीएम जैसे हम लोग निकालते हैं तो लीस्ट कॉमन वो आपका जो फैक्टर है उस चीज के बारे में उसमें आपके डिस्क्राइब करके रखा था। ये चीज क्लियर हुई, समझ में आया। नेक्स्ट चीज क्या थी? Thus it was known to Indian long before John Napier introduced it to the world। अब ये चीज भी याद रखना कि कौन से फॉरेनर ने एलसीएम के बारे में बताया था, तो वो कौन क्या था? जॉन नेपियर ने एलसीएम के बारे में बताया था। अगर आप अपनी एनसीईआरटीज में पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में इनका नाम होगा, इन मैथमेटिशियन का नाम होगा, पर एक्चुअल में आप लोग देखोगे तो उससे पहले ही हमारे इधर एलसीएम का कॉन्सेप्ट आ चुका था, जो कि हमको किस किताब में देखने को मिला, ठीक है, और वो किस सेंचुरी में बन चुकी थी? 350 एडी में, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा महावीराचार्य को। अब नेक्स्ट हमारे मैथमेटिशियन कौन है? कनाद। अब कनाद किस सेंचुरी के मैथमेटिशियन है, किस शताब्दी के मैथमेटिशियन है? 6th सेंचुरी के, ठीक है। और 6th सेंचुरी में उन्होंने, वो साइंटिस्ट थे किस स्कूल में, किस स्कूल के बोल सकते हो कि वैशेषिक स्कूल के शताब्दी के वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये एक स्कूल का नाम है, वो बोल सकते हो कि ये स्कूल एक तरीके से हमारी जो भी मतलब 6th सेंचुरी की मैथमेटिशियंस की जो फिलॉसफी थी उस स्कूल, उन 6 स्कूलों में से एक अच्छा स्कूल था। ये चीज क्लियर हो गई। और one of the 6th system of the Indian philosophy, his original name was आलोक्य, ठीक है। अगर आप बोलोगे कनाद का एक, आपका बोल सकते हैं कि ओरिजिनल नेम क्या था, तो वो क्या था? ठीक है, कनाद बोल सकते हैं कि आलोक्य बोल सकते हो, उसमें थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में आलोक्य है एक तरीके से। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अगर आपका पूछ ले कि कनाद का ओरिजिनल नेम क्या है तो आपको याद रखना है कि आलोक्य। समझ में आया? He got the name Kanad because even in the childhood he was interested in extremely small particles called, ठीक है। उनको बचपन में क्या था? कनाद नाम इसलिए मिला क्योंकि बचपन में सभी उनकी रुचि किसमें थी? कर्ण में थी। कर्ण नामक अत्यंत वो कर्णों में थी, मतलब कि बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जो हमको देखने को मिलते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में वो मतलब पता करना चाहते थे। मॉलिक्यूल्स में बेसिकली किस चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में उनको पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए एक तरीके से कनाद उनका नाम पड़ गया, ठीक है। कनाद भी एक तरीके से बोल सकते हो किस, मतलब किस वर्ड से रिलेटेड है? कर्ण से रिलेटेड है। ये चीज याद रखना, इसलिए उनका नाम कनाद बोल दिया गया। इसके बाद His atomic theory can match any modern atomic theory। एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। परमाणु के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो परमाणु सिद्धांत जो हम आज के टाइम पे पढ़ते हैं
वो सारे के सारे सिद्धांत भी उनकी जो पहले की दी गई 6th सेंचुरी की दी गई जो हमारी थ्योरीज है उनको मैच करती है लगभग लगभग। उसमें भी उस टाइम पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में समझाया गया था, ये चीज याद रखना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कनाड द फिजिकल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जो हमारा भौतिक ब्रह्मांड है वो किससे बन के बना है? अणु और परमाणु से मिलके बना है। और उसका डिस्क्रिप्शन हमको किसके द्वारा देखने को, मतलब किसने डिस्क्राइब कर दिया था ये सारी की सारी चीजें? कनाड ने डिस्क्राइब कर दी थी। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। विच कैन नॉट बी सीन थ्रू एनी ह्यूमन ऑर्गन। और हम नेकेड आई से नॉर्मली हम अपने कोई भी शरीर के भाग से उनको ऐसा एक्चुअली नहीं देख सकते। ये चीज समझ में आ गया। एटम्स एंड पार्टी मॉलिक्यूल्स हमारे आसपास में भी हैं, अणु परमाणु हमारे आसपास में, पर हमको विजुअल नेकेड आइज से मतलब कि ऐसे नॉर्मली हम लोग उनको देख नहीं सकते, ठीक है। दीज कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। और उनको हम लोग क्या नहीं कर सकते? डिवाइड भी नहीं कर सकते, अलग अलग भी नहीं कर सकते, ये चीज भी याद रखना, ठीक है। दस दे वेयर इनविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टेबल। मतलब उस चीज को हम लोग डिवाइड भी नहीं कर सकते, सेपरेट भी नहीं कर सकते, अलग अलग भी नहीं कर सकते। और पहली बात तो वो हमको देखने मतलब इनविजिबल भी है, ठीक है। उनको हम अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, ठीक है। और उनको आप लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ये सारी की सारी थ्योरी जो आज के टाइम पे हम लोग एटॉमिक थ्योरी में पढ़ते हैं, अगर डेल्टन्स की पढ़ी होगी तो उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है। और एटम्स और मॉलिक्यूल्स में भी उसने यही चीज बोली थी कि उसको हम लोग ना ही देख सकते हैं, ना ही उसको डिवाइड कर सकते हैं, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, ना ही उसको खत्म कर सकते। ये थ्योरी उन्होंने पहले ही दे दी थी। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। Of course, as you know, the modern atomic theory also says the same. अगर आज की मॉडर्न आधुनिक अगर आप परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ोगे तो उस सिद्धांत में भी ये सारी की सारी चीजें डिस्क्राइब। समझ में आ गया? ये चीज क्लियर हो गई। कनाद की क्या हमारी बोल सकते हो अचीवमेंट्स थी, क्या कॉन्सेप्ट्स दिए थे। इसके बाद हमारे नेक्स्ट मैथमेटिशियन कौन है? ठीक है, बहामीर को बहुत अच्छे से करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि ज्यादातर पहले बोल सकते हो कि यूपीएससी ने इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछा है। और ये मतलब एक तरीके से बोलते हैं कि फेमस साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, ठीक है। साइंटिस्ट में वो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो मैथमेटिशियंस थे, मतलब अभी जो हमने पढ़े कनाद वो भी एक साइंटिस्ट ही थे, पर इन साइंटिस्ट का नाम थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से करना एक बार। ब्राह्मणी वॉज अनादर फेमस साइंटिस्ट ऑफ एंशियंट टाइम इन इंडिया। कनाद कौन से हमारे क्या बोल सकते हो कि क्या थे? वैज्ञानिक थे। किस टाइम के? एंशियंट टाइम के, मतलब प्राचीन भारत के। ही लिव्ड इन द गुप्ता पीरियड। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि ये वो कौन से पीरियड में, मतलब कौन सी टाइमलाइन में बिलोंग करते थे। तो हमको पता कर याद रखना है कि ब्रह्ममिहिर किस टाइमलाइन से बिलोंग करते थे या किस पीरियड से बिलोंग करते थे, तो वो है हमारा गुप्ता पीरियड, ठीक है। ब्रह्ममिहिर मेड ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ, बोल सकते हो कि जल विज्ञान के नाम पे उन्होंने बहुत सारे डिस्कवरीज की थी, ठीक है। भू विज्ञान में उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की थी, और इकोलॉजी के बारे में भी उन्होंने बताया था। अगर आप देखोगे तो पहली चीज है हाइड्रोलॉजी, जो कि जल विज्ञान है। हाइड्रोलॉजी मतलब कि जो डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो रिवर्स वगैरह की जो स्टडी होती है उसमें हाइड्रोलॉजी कवर हो जाती है। मतलब हाइड्रोलॉजी का मतलब स्टडी करना किसकी? वाटर से रिलेटेड चीजों को, या मैनेजमेंट करना वाटर का, ये सारी चीजें हाइड्रोलॉजी में आएगी, ठीक है। जियोलॉजी में क्या कवर होता है? अर्थ की स्टडी करना, ठीक है। जो हमारे पृथ्वी के पे सारी चीजें प्रेजेंट है उसको स्टडी करना हम लोग किस में कवर करेंगे? जियोलॉजी में। और इकोलॉजी का मतलब क्या, किस में स्टडी? इकोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? एनवायरमेंट और ह्यूमन के रिलेशन की। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आया? तो जब हम ये सारे के सारे चीज जो फील्ड्स हैं वो हमको किसकी, मतलब बोल सकते हो किसके कंट्रीब्यूशन के कारण देखने को मिलते हैं? ब्रह्ममिहिर के कारण। और ब्रह्ममिहिर किस पीरियड से बिलोंग करते थे? गुप्ता पीरियड से, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लेम दैट द टेटमिटीज एंड द प्लांट्स कुड बी इंडिकेटर्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। मतलब कि एक सिंपल वे में समझोगे, अभी हम जो दीमक वगैरह के बारे में देखते हैं ना, तो उन्होंने ये चीज बता दी थी कि जो भी दीमक है और पौधे हैं, ठीक है, वो वाटर के प्रेजेंस को बोल सकते कि बता सकते हैं। जो अंडरग्राउंड, अगर उसके अंदर पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, तो उस चीज का पता कौन बता सकता है? पहली चीज दीमक बता सकते हैं। और कुछ प्लांट्स को उन्होंने स्पेसिफाई किया था, 6 ऐसे, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स थे जो कि उसका प्रेजेंस बता सकते हैं। इसकी थ्योरी नहीं दी गई है, पर यह चीज हमको थोड़ा सा बताया गया है,
कि उन्होंने ये चीज बता दी थी कि जो भी हमारे दीमक है और कुछ जो प्लांट्स हैं वो वाटर की प्रेजेंस को, अंडरग्राउंड वाटर की प्रेजेंस को बता सकते हैं कि जमीन के नीचे पानी है या नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई। ही गिव वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द, वही थी यहाँ पे, टर्मिट्स एंड द वुड डिस्ट्रॉइंग इंसेक्ट। अगर दीमक के बारे में याद हो तो दीमक क्या करते हैं, वुड को डिस्ट्रॉय करते हैं, लकड़ी खाने वाले इंसेक्ट्स होते हैं वो, ठीक है। दैट गो वेरी डीप फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर टेबल टू ब्रिंग वाटर टू कीप देयर हाउसेस वेट। बेसिकली वो जो दीमक है वो क्या करता है, अपने मतलब कि घर को अगर पानी की जरूरत है या उसको पानी की जरूरत है तो वो जमीन के बहुत ज्यादा डीप में चला जाता है और पानी को मतलब एक तरीके से बोल सकता है कि सक कर सकता है, मतलब सोख के लेके आता है। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आया। अनदर थ्योरी विच वॉज अट्रैक्टेड द साइंटिस्ट वर्ल्ड इन द वॉज द अर्थक्वेक क्लाउड थ्योरी। मतलब बोल सकते हो कि ब्रह्मवीर ने किसके बारे में बताया था, अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक मतलब कि भूकंप बादल के सिद्धांत के बारे में भी उन्होंने क्या किया था, अपनी एक तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया था। उन्होंने बताया था कि वो जो बोल सकते हो कि भूकंप के कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, भूकंप किन किन चीजों के कारण आ सकता है, ये सारी की सारी चीजें उन्होंने अपनी एक सिद्धांत उन्होंने जिसमें लिखा था भूकंप बादल सिद्धांत के बारे में, कि कैसे एनवायरमेंट हमारे अर्थक्वेक को इफेक्ट करता है। ये सारी चीजें, ये कंट्रीब्यूशन हमको किसके कारण देखने को मिलता है, ब्रह्मवीर के बारे में। इसलिए मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साइंटिस्ट ने बहुत सारी मतलब बहुत अलग अलग फील्ड्स में डिस्कवरीज की थी, ठीक है। इस सिद्धांत को वो क्या क्या द 32nd चैप्टर ऑफ हिज कोड इज डेडिकेटेड टू द साइंस ऑफ अर्थक्वेक। मतलब कि जो उनका चैप्टर, मतलब 32 चैप्टर जो भी उनकी किताब होगी उसके एक चैप्टर में उन्होंने पूरे के पूरे किसकी जिसके बारे में बताया, अर्थक्वेक के साइंस के बारे में, या भूकंप के क्या क्या बोल सकते हो कि मतलब बोल सकते हो कि किन कारण हमारा भूकंप आता है, ये सारी की सारी चीजें उन्होंने उसमें एक्सप्लेन करी थी। ये चीज क्लियर हुई। They have tried to link earthquake to planetary impacts, undersea activity, underground water, unusual cloud formation and unusual behavior of animal। उन्होंने किस किस चीज के बारे में बताया था, प्लेनेटरी इम्पैक्ट्स के बारे में बताया था कि बेसिकली बोल सकते हैं कि कौन कौन सी गतिविधियां आती है हमारे प्लैनेट्स के कारण, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने अंडर सी एक्टिविटी के बारे में बताया था कि जो भी आपके जल है, जो मतलब अंडर, वो जो अंडर सीज रहती है उनमें उनके डिस्टरबेंस के कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ये सारे के सारे साइंस को उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन में बताया था, या बुक्स में बोल सकते हो कि उन्होंने डिस्क्राइब किया था ये सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद हमारे अनयूजुअल क्लाउड फॉर्मेशन, बहुत बार आपने देखा होगी बहुत सारे बादल्स फॉर्म हो जाते हैं, ये सारी की सारे जो हमारे चीजें हैं। और अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ एनिमल, जैसे कि एनवायरनमेंट अगर थोड़ा सा चेंज होता है तो उसके कारण कौन कौन से एनिमल्स में अनयूजुअल बिहेवियर देखने को मिलता है, हमको उनके व्यवहार में मतलब कि बोल सकते हो चेंज देखने को मिलता है। ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी। ये चीज क्लियर हो गई। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि उन्होंने, मैंने बताया कि अलग अलग सेक्टर्स में उन्होंने अपनी अपनी डिस्कवरी दी थी, ठीक है। अर्थक्वेक के बारे में भी बता दिया उन्होंने, एनिमल्स के यूजुअल बिहेवियर के बारे में भी उन्होंने मतलब समझा दिया, क्लाउड्स के बारे में भी उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी, और प्लेनेटरी बोल सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके गतिविधि के चेंज, प्लैनेट्स के चेंज होने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, क्या क्या साइंस हो सकते हैं, उससे अर्थक्वेक कैसे इफेक्ट करेगा, ये सारी चीजें उन्होंने कवर करके दी थी। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। Another field where the Brahmir contribution is notable in astronomy, astrology was given a high place in the ancient India and it's continued so even today। मतलब कि जो सिद्धांत उन्होंने उस टाइम पे दिए थे वो सारे के सारे सिद्धांत आज के टाइम पे भी हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक जो है वो लगभग उनकी मतलब कंट्रीब्यूशन के कारण हमारा आगे जो बोल सकते हो डिस्कवरीज बहुत ज्यादा आसान हो गई थी, ठीक है। अर्थक्वेक को उन्होंने उस टाइम पे बता दिया था, क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में बता दिया था, बहुत सारे प्लांट्स को उन्होंने ऐसे डिस्क्राइब कर दिया था कि जो कि वाटर की प्रेजेंस को बता सकते हैं, और अंडर सी एक्टिविटी के बारे में भी उन्होंने बता दिया था। ये चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ओशियन और सी के नीचे डिस्कवरी करना इतना आसान नहीं है, पर अंडर सी एक्टिविटी मतलब कि समुद्र में क्या क्या बोल सकते हैं कि चेंजेस आते हैं, वो लगभग डिस्कवरी उन्होंने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन में बताई थी, ठीक है। इसलिए ये हमारे लिए ये साइंटिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ज्योतिष, अब इसके बाद अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष का मतलब क्या होता है, प्रकाश का विज्ञान, ठीक है, प्रकाश का
अब ज्योतिष चीज है जो भी है, हम आप बोल सकते हो कि प्रकाश, मतलब बेसिकली अगर आप ज्योतिष का नाम सुनते हो तो ज्योतिष का मतलब क्या होता है, किस चीज का पता करना, भविष्य का, मतलब कि जो फ्यूचर है उसको प्रेडिक्ट करना। ठीक है, जो भी हमारे राशिफल होते हैं, ये सारी सारी राशि होती है, उनको देखकर हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं ज्योतिष में। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, और इस सारी चीजों को, कि मतलब ये चीज अभी नई नहीं है, कि आप बहुत सी बार आपने देखो कि मॉडर्न इंडिया में भी हम लोग ज्योतिषी चीजों पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे ये चीज फेमस है, उस टाइम पे भी ये चीज हमको बहुत ज्यादा क्या थी, प्रचलन में थी। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले वो क्या करते थे, मुहूर्त निकाल के वो काम करते हैं। आज भी करते तो पहले भी करते थे कि शुभ काम अगर कर रहे हैं, कोई भी शुभ काम स्टार्ट कर रहा है तो अच्छे मुहूर्त पे करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजों का हमको जो डिस्क्रिप्शन है कि ये चीजें होती थी उस टाइम पे भी, मुहूर्त देखकर हम काम करते थे, ये सब हमको कहां पे देखने को मिलता है, हमारे ओल्डेस्ट टेक्स्ट में। ओल्डेस्ट टेक्स्ट मतलब कि वेद्स में हमको ये सारी चीजें देखने को मिलती है कि जो भी काम किए जाते थे वो मुहूर्त देख के किए जाते थे, या बोल सकते हो कि अच्छा दिन देख के किया जाता था कि नया काम कर रहे हैं तो नया हमको अच्छे दिन पे ही स्टार्ट करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी बोल सकते हो कि एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है। ठीक है, फ्यूचर से बोल सकते हो कि प्रेडिक्ट करना, अच्छी मतलब कि मुहूर्त को डिसाइड करना कि अच्छा काम करने, ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, आर्यभट्ट एंड द ब्रह्मईर प्रेजेंटेड इट इन अ साइंटिफिक एंड द सिस्टमैटिक मैटर, कि अगर बोल सकते हो कि उन्होंने उसको किस चीज फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया था, विज्ञान की फॉर्म में भी, और एक उन्होंने सीक्वेंस बता दिया था कि अगर ज्योतिषी में हम लोगों को काम करना है तो किस सीक्वेंस से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, कि किस तरीके से एक चीज को फॉलो करें जिससे हमको दूसरी चीज के बारे में पता चल जाए। उन्होंने एक सिस्टम बता दिया था। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया? You have already seen that the Aryabhat devoted 2 of the 4 volumes of his work Aryabhatiya to astronomy. हमने अगर आपको याद हो तो आर्यभट्टिया के बारे में पढ़ा था, तो आर्यभट्टिया में 2 सेक्शंस पढ़ाए थे। उस 2 सेक्शन में हम लोगों ने गणित के बारे में पढ़ा था। ठीक है, 10 गीतिका अगर आपको याद हो और गणित है, तो वो 2 सेक्शंस में आर्यभट्ट ने किसके बारे में बताया था, मैथ्स के बारे में बताया था। और बाकी के जो 2 भाग थे, 2 वॉल्यूम्स या 2 सेक्शंस थे, उनमें उन्होंने किसके बारे में बताया, सिर्फ एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया, ज्योतिषी ज्ञान के बारे में बताया। उसमें उन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम बताया कि किस सिस्टम के थ्रू हम लोग ज्योतिष विद्या को यूज कर सकते। ये चीज क्लियर हो गई? और याद रखना कि आर्यभट्ट ने ये सारी चीजें किस सेंचुरी में दी थी, 6th सेंचुरी में। तो ये 6th सेंचुरी में ही उन लोगों के पास ज्योतिष विद्या का एक तरीके से ज्ञान आ गया था, और इसके बाद फिर चीजें कुछ लोग उसको फुट फॉरवर्ड करके लेके गए थे। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। भविष्यवाणी करना किस, मतलब बोल सकते हो कि किस सब्जेक्ट का काम है या किस विषय में ये चीज आती है, तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी में। ब्रह्मईर वॉज वन ऑफ द 9 जेम ऑफ विक्रमादित्य। अगर हम लोग बात करें कि आपके 9 रत्न थे आपके विक्रमादित्य के, उस विक्रमादित्य के कोट में, उनमें से एक जेम का नाम, या बोल सकते हो कि एक रत्न में से कौन थे, हमारे ब्रह्मईर उसमें शामिल थे। ठीक है, और उनकी जो प्रिडिक्शन थी वो इतनी एक्यूरेट होती थी कि जो राजा था उन पे बोल सकते हो कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था, कि आंख बंद करके उनके ऊपर विश्वास करता था, जो उन्होंने बोल दिया वो ही करते थे। और ब्रह्मईर का नाम ब्रह्मईर नहीं था, बस मिहिर था। ठीक है, उन्होंने जो आपके बोल सकते हो कि विक्रमादित्य ने उनका नाम ब्रहा से बढ़ाया था, मतलब कि उनको उपाधि दी थी, किसकी, ब्रहा की। अब ब्रहा की उपाधि क्यों थी, ऐसे और कुछ भी तो दे सकते थे। ब्रहा का मतलब क्या होता है वैसे, ब्रहा अवतार के बारे में सुना है ना? तो ब्रहा अवतार में क्या था, एक तरीके से बोल सकते हैं कि भगवान वो विष्णु ने एक कहते हैं अपना रूप लिया था। ठीक है, जो कि मेल पिक का था। ठीक है, जो बोल सकते हो कि नर आपका वो क्या कहते हैं सुअर के बारे में दिया था। तो ये सारी चीजें वो उससे ब्रहा से कनेक्टेड है। अब उन्होंने उनका नाम ब्रहा क्यों दिया फिर? अब उनका एक प्रेडिक्शन था बेसिकली कि जो राजा का पुत्र होगा वो ब्रहा के कारण मरेगा, या जो भी नल मतलब कि सुअर के कारण उसकी मौत होगी। तो वो प्रेडिक्शन उनका बिल्कुल एक्यूरेट था। उनके बच्चे की, जो उनका बच्चा था विक्रमादित्य का, वो उसी के कारण मरा था, सुअर के कारण ही मरा था। इसलिए उन्होंने एज अ टाइटल ब्रहा उनको नाम दिया था। ठीक है, पहले उनका नाम मिहिर था। ब्रह्मईर नाम किस तरीके से पड़ा, इस तरीके से पड़ा। ये चीज समझ में आई? विक्रमादित्य के कोर्ट में वो एक रत्न के रूप में प्रेजेंट रहते थे और अपनी सारी की सारी प्रेडिक्शंस देते थे।
क्योंकि अगर कोई भी राजा महाराजा है, कोई भी काम करने से पहले अपने ज्योतिषी से पूछता है कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस चीज में ब्रह्महीर बहुत ज्यादा, जिनका उनका जो भी भविष्यवाणी होती थी एक्यूरेट होती थी। और उस एक्यूरेट में से एक उनकी बच्चे की मौत के बारे में भी था कि उनके बच्चे की मौत सुअर के कारण होगी या व्रहा के कारण होगी। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारे मैं बोल सकते हैं साइंटिस्ट कौन है, नागा अर्जुन। अब नागा अर्जुन वॉज अ साइंटिस्ट ऑफ द, या कौन सी शताब्दी के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, 10th सेंचुरी के। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वॉज टू ट्रांसफॉर्म बेस एलिमेंट्स इनटू गोल्ड। मतलब कि बेसिकली ये किस, इनका बेसिक काम क्या था, जो भी नॉर्मल वस्तु या बोल सकते हो कि एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग गोल्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप अभी की टाइम पे बात करो तो आप जाओगे तो ज्वेलरीज दो तरीके की आती है, एक तो प्योर गोल्ड आती है और दूसरी बोल सकते हो फेक ज्वेलरी भी आती है ना। तो फेक वो मतलब कोशिश कर रहे थे कि किसी और धातु को मैं सोने में कैसे बदल दूं। ठीक है, पर वो उसमें तो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, पर उसके कारण उन्होंने डुप्लीकेट एक तरीके से बोलते हैं सोने का जो चढ़ाने वाली चीज होती है ना, कि सोने को हम लोग एक किसी एलिमेंट पे चढ़ा सकते हैं जो आपको फेक ज्वेलरीज बना सकते हैं, उसकी डिस्कवरी उन्होंने करके दे दी थी। वो ये चाह रहे थे कि किसी और एलिमेंट को, किसी और धातु को वो किस में कन्वर्ट कर दे, सोने में कन्वर्ट कर दे, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। पर ऊपर इसका ये अचीवमेंट जरूर बोल सकते हो कि जो बोल सकते हो कि डुप्लीकेट, या एक तरीके से उन्होंने मतलब समझ लिया था कि किसी भी चीज पे अगर हमको सोने बनाना है तो उसमें हम लोग उसका कलर लगा सकते हैं, पर वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्पररी होता है। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। ठीक है, तो उन्होंने किसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, मतलब तत्वों को सोने में बदलने की कोशिश की। भले ही वह अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाए, पर सोने जैसी चमक वाला तत्व बनाने में सफल रहे। कि सोने मतलब किसी भी एलिमेंट को हम लोग फेक ज्वेलरी कैसे बना सकते हैं, या किस तरीके से उस तत्व को सोने जैसा दिखने की कोशिश कर सकते हैं। वो बस दिखने में ही होगा, फील में गोल्ड जैसा नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई। जो फेक ज्वेलरीज हम लोग आज देखने को मिलती है, वो किसके कारण देखने को मिलती है, नागा अर्जुन के कारण। ये चीज क्लियर हो गई। और ये चीज याद रखना कि आपको ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना पड़ेगा आज के टाइम से। ठीक है, जैसे कि ये सारी चीजें बुक्स में नहीं दी हैं, ये आपका खुद का स्मार्ट वर्क है कि आप जब पढ़ रहे हो तो ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे फेक ज्वेलरीज का बात नहीं है, जैसे सोने जैसी चमक वाला तत्व बनाने में सफल रहे, तो वो चीज आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, तो वो फेक ज्वेलरीज जो कि सोने की बनी हुई जो नकली चीजें आती हैं, वो उसकी उनकी अचीवमेंट्स थी। ये चीज क्लियर हो गई। तो हमारा यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोने को मतलब किसी और तत्व को सोने में बदलने की कोशिश की थी। ये चीज समझ में आ गई। क्योंकि अगर ज्वेलरीज के बारे में लगभग बात हुई तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, नागार्जुन के बारे में। ठीक है, टू दिस डे दिस टेक्निक इज यूज्ड इन मेकिंग द इंटिमेशन ज्वेलरी। मतलब कि जो आप बोल सकते हो कि आज के टाइम पे जो हमारी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि नकली मतलब सोने का चढ़ा, पानी से चढ़े वो ज्वेलरीज आती हैं, वो सारी चीजें हमको उनके कारण देखने को मिलती थी। अब उनकी एक किताब थी, उनकी उस किताब का नाम क्या था, रस रत्नाकर। रस रत्नाकर एक तरीके की किताब है। उस किताब में उन्होंने किस चीज के बारे में डिस्क्राइब किया था, एक्सट्रैक्शन के बारे में, कि कैसे सोने को या बोल सकते हो कि सिल्वर को, टिन को और कॉपर को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट मतलब कि जमीन से खोद सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कि उनको मतलब कि पहचान सकते हैं कि ये सोना है, ये टिन है, ये कॉपर है। तो कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने डिस्क्राइब कर दी थी, इतना समझ लो। समझ में आ गया। तो उन्होंने कौन कौन से मेटल के बारे में बताया था, तो ये आपको 4 पॉइंट्स। पहली चीज सोना, ठीक है, दूसरा चांदी, तीसरा टिन और तांबा। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गई आपको। इस तरीके का आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी मतलब कि जो आपके बोल सकते हैं कि जो नागा अर्जुन है उन्होंने कौन कौन से तत्वों के बारे में खोज की थी। तो इसमें 4 ऑप्शन में से कोई और ऑप्शन अगर एल्यूमिनियम आ गया तो उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। दोनों तरीके के आ सकते हैं, इसमें से मतलब ऑड द करेक्ट भी आ जाएगा, या पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो 4 उन्होंने मेटल्स के बारे में बताया था, ये चीज याद रखना, गोल्ड, सिल्वर, टिन और कॉपर या तांबा। समझ में आ गया। अब ये सारी चीजें
तो हम लोगों ने कवर कर ली कि साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया, मैथमेटिशियंस के बारे में पढ़ लिया, ये सारी की सारी डिस्कवरीज हमने देख ली। पर इनके बाद लेटर डेवलपमेंट कौन कौन सा देखने को मिला हमको, कि बाद में और कौन कौन सी चीजों की खोज हुई या कौन कौन से विकास थे जो कि हमको देखने को मिले, किस फॉर्म में, मैथमेटिक्स की फॉर्म में, एस्ट्रोनॉमी की फॉर्म में या एस्ट्रोलॉजी की फॉर्म में। ठीक है, तो पहला क्या है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये आपके इंपॉर्टेंट अलग से मिसलेनियस है। तो मिसलेनियस में हम लोगों ने देखा द ह्यूज यंत्र मंतर और जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी वॉज बिल्ड इन दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी। कहां पे हमको ये ऑब्जर्वेटरी, मतलब बोल सकते हैं कि आपका वो जंतर मंतर किस देखा है, ठीक है, वैसे ही हमारा जंतर मंतर, और एक और कौन सा है आपका यंत्र मंतर। ये एक तरीके के क्या है, जंतर मंतर एक तरीके से आपने देखा होगा कि अगर कोई जयपुर गया होगा तो वो एक तरीके से बनाया गया है। अगर आपने देखा होगा कि वो उसकी मतलब स्ट्रक्चर को क्यों बनाया गया है, आप लोगों के दिमाग में आया है वो चीज देख के, हमने बुक्स में भी पढ़ा है कि उनका मतलब क्या है, क्यों बनाई गई थी वो जंतर मंतर और ये यंत्र मंतर। जंतर मंतर बेसिकली जो भी बोल सकते हो कि उसकी खोज इस तरीके से, उसको स्ट्रक्चर इस तरीके से दिया गया था कि वो किसके बारे में प्रेडिक्ट कर सके, प्लैनेट्स के बारे में प्रेडिक्ट कर सके, टाइम के बारे में बता सके। ठीक है, उन्होंने जो भी उसके कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उसके किसके बारे में हम लोग पता चल सके, प्लैनेटरी मूवमेंट्स के बारे में, हम लोग जो प्लैनेट्स एक तरीके से मूव करते हैं और कब ग्रहण होता है और कौन सी टाइम पे कौन सी चीजें होती हैं उसके बारे में हमको पता चल सके। ठीक है, जंतर मंतर तो वो हो गया। यंत्र मंतर क्या है, हमारे घर में कभी आप दिवाली पे देखोगे तो दिवाली के टाइम पे श्री यंत्र यूज होते हैं, श्री यंत्र के बारे में सुना है, तो वो एक तरीके का वही स्ट्रक्चर है कि एक तरीके का उन्होंने बोल सकते हैं कि ज्योमेट्री की फॉर्म में उन्होंने एक यंत्र बनाया था। ठीक है, उस यंत्र का बेसिकली मतलब क्या होता है, हम अपने घर में भी रखते हैं ना श्री यंत्र को, आप अब देखोगे तो हमारे मंदिर में भी बहुत बार प्रेजेंट होता है, या लक्ष्मी माता की अगर आप तस्वीर लेने जाओगे तो उसके नीचे श्री यंत्र होगा जरूर। वो श्री यंत्र का मतलब क्या होता है, बेसिकली श्री यंत्र हम लोग जो भी हमारे घर में इसलिए यूज करते हैं या घर में रखते हैं हमारे मंदिर में, क्योंकि वो मतलब बेसिकली नेगेटिव एनर्जीज को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और पॉजिटिव एनर्जीज को क्या करता है, मतलब कि बाहर निकालता है। ठीक है, बेसिक मतलब वो है। तो उसकी जो पंचायत है, वो बोल सकते हो कि जो पंचायत में एक तरीके से उसको जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, उस डिस्क्रिप्शन का मतलब कि उसका मेन मकसद क्या है कि नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, और नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने के बाद पॉजिटिव एनर्जीज को उस एनवायरमेंट में फैलाना। ये चीज समझ में आ गई। तो इस तरीके के उन्होंने बाद में इन चीजों का क्या हुआ था, बोल सकते हो कि डिस्कवरीज हुई थी, जंतर मंतर बनाए गए और यंत्र मंतर बनाए गए। अगर आपसे कुछ पूछे कि जंतर मंतर और यंत्र मंतर कहां पे देखने को मिलते हैं, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। और ये बनाए किसके कारण गए थे, महाराजा सवाई राजा सिंह के द्वारा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आया। सबसे पहले उन्होंने सबसे पहला कहां पर बनाया था उन्होंने, बोल सकते कि जंतर मंतर या यंत्र मंतर, सबसे पहला जंतर मंतर उन्होंने किस जगह पे बनाया था, किस सिटी में बनाया था, जयपुर में ही बनाया था, क्योंकि वो कहां के राजा थे। तो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट कहां से करा था, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला, हाँ ये चीज क्लियर हो गई कि पहला जंतर मंतर राजा मान सिंह ने, वो सवाई मान सिंह ने कहां पर बनाया था। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं कि जो जंतर मंतर है वो किस राजा के द्वारा बनाया गया था। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, ये सारी की सारी चीजें जो भी हम जंतर मंतर इसके बारे में पढ़ा, वो उनका मेन मकसद क्या होता था, बेसिकली ग्रहण, मतलब जो ग्रहण के बारे में पता करना, प्लेनेटरी मोशंस के बारे में पता करना। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ग्रहों की स्थिति को देखना, ग्रहों की गणना करना, इन सारी चीजों में हम लोग किसका उपयोग करते थे, जंतर मंतर का, कि उसको इस तरीके से ही स्ट्रक्चर किया जाता था कि वो उन चीजों को क्या कर सके, बता सके, वो भविष्यवाणी कर सके कि भैया इस टाइम पे आपका ग्रहण होने वाला है, इस तरीके से हमारा जो सूरज है वो रोटेट करता है और इस टाइम पे ये सारी चीजें होंगी। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। ये अगर आपको देखना हो तो ये इसका स्ट्रक्चर है जंतर मंतर का, ये इस तरीके से ही बनाया जाता है कि आपका जो सन है या बोल सकते हो कि प्लैनेट्स है, वो उनको वहां पे हम लोग ऑब्जर्व कर सके, एक तरीके की ऑब्जर्वेटरी है वो। ठीक है, अगर कभी जाओ अब इन फ्यूचर तो वो चीज देखना, अंदर से आपको समझ में आएगा, जैसे मैं ऊपर से नहीं समझा पाऊंगा उस चीज को। ठीक है, क्योंकि अंदर होल्स वगैरह भी बनाए गए हैं,
वो सारी चीजें क्या करती है, कनेक्ट करती है, जो किरणों के कारण हमारे उसके अंदर लाइट आती है वो प्रिडिक्ट करती है चीजों के बारे में। ये चीज क्लियर हुई, समझ में आया? अब देखो ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी जिस फील्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो था हमारा गणित और विज्ञान। ठीक है, जितने भी हम लोगों ने पढ़े, गणितत्व के बारे में पढ़ा और मैथमेटिशियंस के बारे में पढ़ा और साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, वैज्ञानिक्स के बारे में पढ़ा कि उन्होंने अपने मैथमेटिक्स गणित की फील्ड में या बोल सकते हैं साइंस की फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में या एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स दिए और कौन कौन से आइडियाज दिए। समझ में आ गया? यहां पे हमारा स्टार्टिंग में यूनिट में हम लोगों ने समझ लिया था कि हमको क्या पढ़ना है, किसी भी चीज के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है और आइडियाज के बारे में पढ़ना है कि बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट क्या था, एस्ट्रोनॉलजी या एस्ट्रोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या था और उससे रिलेटेड किस किस ने आइडियाज दिए। तो उन हमने मैथमेटिशियंस का और साइंटिस्ट का नाम डिस्क्राइब कर दिया है और उसको भी हमने ब्रीफ मतलब डिटेल में समझा दिया कि किसने कौन कौन सी अचीवमेंट्स या फाइंडिंग दी है या कौन कौन सी किताब में उसके बारे में डिस्क्राइब किया। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया? अब यहां से हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा थोड़ा सा स्टार्ट करके आज मतलब इधर खत्म करूंगा मैं कि मेडिकल साइंसेस के बारे में या चिकित्सक विज्ञान के बारे में हमारे प्राचीन भारत में के पास क्या क्या ज्ञान था। ठीक है, मेडिकल फील्ड में जो हम आज के टाइम पे सर्जरी करते हैं या नॉर्मली कुछ भी जो भी हमारी बीमारियां हैं या जो भी उसके इलाज हैं, उस टाइम पे लोग अगर किसी को बीमारी हो जाती थी तो वो किस तरीके से उसको क्योर करते थे। ठीक है, तो आज के टाइम पे क्या है, हमारे पास तो बहुत सारी आसान चीजें, अगर मेरे को बुखार हो गया तो अभी मैं टैबलेट खा लूंगा, अभी सही हो जाएगा। क्या आपको लगता है उस टाइम पे भी टैबलेट्स प्रेजेंट थी? नहीं थी। पर ऐसा नहीं है कि पहले के लोग बीमार नहीं पड़ते थे, पड़ते थे। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही वहां पे कि कोई भी मतलब अगर नेचुरल नेचर के पास में रह रहे तो उनको कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं था। ठीक है, सबको उस टाइम पे भी बीमारियां होती थी और बीमारियों का बस ये बोल सकते कि इलाज करने का तरीका कुछ और था। आज इलाज कैसे होता है, दवाइयां खा के। ठीक है, नॉर्मली अगर आप जाओगे डॉक्टर के पास तो वो डायरेक्टली दवाइयां लिख देगा, पर पहले के टाइम पे ये चीज नहीं थी। उस टाइम पे भी ये विद्या प्रेजेंट थी, पर वो उस टाइम पे जो भी दवाइयां बनती थी वो नेचुरली बनती थी, पेड़ों से बनती थी, पौधों से बनती थी। और हर पेड़ और पौधा भी हम लोग नहीं खा सकते, कुछ पेड़ और पौधे आपने देखे होंगे तो बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। ठीक है, तो उस चीज के बारे में भी डिस्कवरी की गई थी कि कौन सा पौधा हम लोग खा सकते हैं, कौन सा नहीं खा सकते, कौन सा फल हमारे लिए अच्छा है, कौन सा फल अच्छा नहीं है। ये सारी की सारी डिस्कवरीज उस टाइम पे प्राचीन भारत में थी, मतलब हमारे पास उस चीज का ज्ञान था। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया? ठीक है, तो आयुर्वेद में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जो भी हमारा स्वास्थ्य है या बोल सकते हैं कि हेल्थ है, हेल्थ की साइंस के बारे में या डिसीजेस के बारे में या बीमारियों के बारे में या रोग के बारे में। ये चीज क्लियर हो गई, हमारे स्वास्थ्य का और हमारे रोग का विज्ञान क्या कहलाया जाता है, आयुर्वेद कहलाया जाता है। ठीक है, लिटरली मीनिंग साइंस ऑफ लाइफ, Ayurveda is a vast treasure trove of interesting and contemporary relevant scientific concepts related to health and diseases। मतलब सीधी बात है कि आयुर्वेद में हमको किससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। पहली चीज है हेल्थ और दूसरी चीज डिसीजेस। ठीक है, अपने स्वास्थ्य के बारे में देखना है कि हम कैसे मतलब बोल सकते हो कि हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, और अगर हमको कोई बीमारी हो जाती है या बीमारियों को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं नेचुरली। ठीक है, दवाइयां खाकर भी कर सकते हैं, मतलब कि उसमें औषधियों के बारे में भी दिया जाएगा, पर नेचुरली भी हम अपनी जो बीमारी है या रोग है उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। ये सारी चीजें आयुर्वेद में हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ गया? इट इज अ साइंस दैट हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग द हेल्थ ऑफ अ पर्सन, देयरबाय हेल्पिंग हिम टू लिव अ हेल्दी, प्रोडक्टिव, हैप्पी एंड सेटिस्फाइंग लाइफ। कैसे कि किसी भी इस वो आयुर्वेद के विज्ञान में हम कैसे देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है। ठीक है, कैसे उसको बोल सकते हैं कि उत्पादक बनाया जा सकता है, कैसे उसको खुशहाल रखा जा सकता है। ठीक है, और कैसे उसको संतोषजनक रखा जाता है। ये सारी की सारी चीजें हम मेडिकल साइंस में मतलब आयुर्वेद की साइंस में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई? आयुर्वेद हैज इट्स रूट्स इन द वेदास, और आयुर्वेद के हम लोगों को जो बोल सकते हो कि वो चीजें हैं, जो भी रूट्स है, जड़ है, वो हमको कहां पे देखने को मिलती है, अपनी वेदास में। मतलब कि वेद में भी आयुर्वेद के बारे में डिस्क्राइब करके रखा है।
ठीक है। आयुर्वेद में हम लोगों ने क्या देखा है कि जो भी चीजें हैं, जैसे कि कोई भी जो बोल सकते हो कि बीमारी हुई, कोई भी रोग हुआ, तो अगर किसी को पहली बार ऐसा बोल सकते हो कि जैसे कोविड आया था, तो कोविड एक तरीके का रोग था, ठीक है, एक तरीके से वायरस के थ्रू, मतलब समझो उस चीज को कि जो कोरोना है उससे पहले हमारे पास उसकी दवाई नहीं थी, पहली बार ही वो वहां पे फैला था। तो उस टाइम पे भी मतलब वहां पे मतलब प्राचीन भारत में जब किसी को नई तरीके की बीमारी होती थी तो उसके बारे में भी पता लगाया जाता था, ठीक है, उसको समझा जाता था कि ये बीमारी हुई है, पहली बार हुई है और किस कारण हुई है और कैसे उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमको एंशिएंट इंडियन के मतलब एंशिएंट इंडिया में देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे रोग है जो कि उस टाइम अभी भी है, पर पहले ही उसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी औषधियां मतलब चीजें बता दी थी कि नेचुरली हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। हैज वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिटरेचर फ्रॉम विच मैनी प्रिंसिपल एंड फिलोसफीज डराइव, मतलब सबसे पुरानी बुक जिसमें हमको आयुर्वेद के बारे में देखने को मिलता है वो है हमारी वेद। उस वेद में भी हमारी बहुत सारी चीजें मतलब कि सब चीजें डिस्क्राइब थी कि किस तरीके से रोग होते हैं, किस तरीके से रोगों को हम लोग दूर कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गया। ये कल पढ़ के आना, हम लोग खत्म करेंगे।